चलिए इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारी 11th क्लास एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है प्रॉपर। हम आगे आ चुके हैं और हमारी एनसीईआरटी की अब लास्ट क्लास है 12th। उसकी 2 बुक्स हैं जिसमें से हमें एक ही बुक कवर करनी होती है और वो बुक है इंट्रोड्यूसिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपको दिखा देता हूँ जिस बुक को हम कवर करेंगे। दिस इज़ द बुक इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके तहत एक एक करके हम सारे चैप्टर कवर करते चले जाएंगे। बहुत ही ध्यान से हमें 12th क्लास की ये बुक पढ़नी है। बहुत सारे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स इसके वाया कवर होंगे। एमसीक्यूज़ में उनका डोमिनेंस बहुत रहता है। चाहे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है आपको, चाहे बजट समझना है, चाहे कोई भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ करेंट अफेयर आपको इकोनॉमी के रिलेटेड समझने हैं। 9th 10th 11th की बुक्स के वाया हमने आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारी टिल डेट अपडेट कवरेज न्यूज़ के वाया आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाई हैं। उसमें जो कुछ भी चीज़ें अब तक रह रही थी वो इस क्लास में कवर हो जाती हैं और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली। हम हर चीज़ जो समझाएं ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सीधे सीधे उस पर क्वेश्चन भी आ जाए। उसका एक बड़ा पर्पज़ ये होता है कि वो आपको एक ऐसी मेंटल मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है जिसको यूटिलाइज़ करके आप कॉम्प्लेक्स आर्टिकल्स को समझ पाते हैं न्यूज़पेपर के। आप जो पैनल डिस्कशंस होती हैं चैनल्स की, आप उन्हें अच्छे से समझ पाते हैं। आप इकोनॉमी के आगे के चैप्टर्स को समझ पाएँ, इसके लिए भी इन टॉपिक्स को स्टडी करना ज़रूरी होता है। तो हर टॉपिक का उद्देश्य ये नहीं होता कि उसमें से सीधा आपकी चॉइस का कोई एमसीक्यू या मेंस का क्वेश्चन आए। देयर आर टॉपिक्स जो फैसिलिटेटिंग टॉपिक्स होते हैं, जो आपको आगे के टॉपिक्स तैयार करने के लिए मदद करते हैं, आपकी कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट करते हैं, जो कि ज़रूरी होती है। आज जो हम चैप्टर शुरुआत करेंगे हमारे इकोनॉमी के अंदर, अब आपको मैंने बता दिया कि इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है। हमें उस शब्द में बहुत ज़्यादा ना जा करके उसके कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो चैप्टर हमारा टेक्निकली है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इतना सीधा टॉपिक हम अप्रोच करें ऐसा नहीं है। जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले इनकम को पढ़ें, इनकम क्या होती है, फिर हम नेशनल इनकम क्या होती है उसको समझें, और फिर नेशनल इनकम से एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स। जब हम ये सब समझ लेंगे, जब हम रियल फ़्लो टर्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है, मनी फ़्लो क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, सर्कुलर फ्लोज़ क्या होते हैं, रियल फ़्लो और मनी फ़्लो उसमें कैसे इंक्लूड होता है, जब हम इसको समझ लेंगे अच्छे से, फैक्टर इनकम्स एंड नॉन फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं, जब हम इनको समझ लेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, जब हम इसको समझ लेंगे, तमाम ये सारी शब्दावलियाँ हैं, जब ये अच्छे से हम सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ये होंगे कि आपने इनकम, नेशनल इनकम और नेशनल इनकम से जुड़े कॉन्सेप्ट्स को पहले समझा, फिर आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में जान पाएंगे। आप तब इसे समझ पाएंगे, उसके पहले नहीं। पहले आपको उन चीज़ों को समझना होगा, तो हम वही समझाएंगे। उसके लिए हम एनसीईआरटी की किताब के साथ साथ एनआईओएस की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के तहत जो उनका डिजिटल कंटेंट अवेलेबल रहता है, उससे एसोसिएटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे हम कंटेंट वहाँ से भी लेंगे, जो कि हम हमारे सभी सब्जेक्ट्स में करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही लूसिड येट वेरी कंप्लीट मैनर में उन्होंने चीज़ें वहाँ पर समझाई हैं। एनसीईआरटी पढ़ने में आपको मदद होगी उसकी वजह से। लेकिन हम उसके भी पहले शुरुआत जिस एस्पेक्ट से करेंगे वो ये कि हम शुरुआत में पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाएंगे एसोसिएटेड विद द मैक्रो इकोनॉमी, जिनको समझने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि यही चैप्टर्स क्यों हैं इस किताब के अंदर, क्यों पढ़ रहे हैं हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में, क्यों मैटर करती हैं हमारे लिए इस सब्जेक्ट के अंदर एम्प्लॉयमेंट, क्यों मैटर करती है आउटपुट, क्यों मैटर करती है इन्फ्लेशन, प्राइसिंग, क्यों मैटर करती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट के एंड पर लिए गए डिसीजंस, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स, क्यों मैटर करते हैं इंटरेस्ट रेट्स, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। ये सब चीज़ें इसके अंदर क्यों आती हैं, ये आप बहुत लॉजिक से समझोगे और लाइफ टाइम आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके लिए हम जब इस नेशनल इनकम अकाउंटिंग के चैप्टर का अप्रोच करेंगे तो हम अकाउंटिंग से पहले इनकम, नेशनल इनकम और उनसे जुड़े कॉन्सेप्ट सीखे, उसके भी पहले हम इसको अप्रोच करेंगे पहले इस डिस्क्रिप्शन के साथ, जो डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर लिखा है, जो आपको खूबसूरती से थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक व्यू देने की कोशिश करेगा अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ओके, सो स्टार्ट करें, हम शुरू करें। कोई दिक्कत की बात तो नहीं, अच्छे से सारी बात को आराम से समझना है आपको, कहीं पर भी हड़बड़ाना नहीं है। देखिए, हम जब सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने कुछ सवाल हमने रखे हैं।
हम उनको पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि विल द प्राइजेज एज अ होल राइज और कम डाउन? क्या देश भर में, पूरे देश के स्तर पर कीमतें बढ़ी हैं या घटी हैं ओवरऑल? हम सिर्फ किसी एक इंडस्ट्री, किसी एक सेक्टर या किसी एक प्रोडक्ट या गुड्स और सर्विस की बात नहीं कर रहे। एज अ होल प्राइजेस बढ़े हैं या घटे हैं, हमारी कंसिडरेशन में ये एक सवाल आएगा, आना चाहिए अगर हम इकोनॉमी से डील कर रहे हैं तो। सेकंड क्वेश्चन है, इज द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ द कंट्री एज अ होल और ऑफ सम सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी गेटिंग बेटर और इज इट वर्सनिंग? जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है पूरे देश की एज अ होल या फिर देश के अंदर किसी एक सेक्टर की, वो पहले से बेहतर हो रही है या पहले से बदतर हो रही है, बिगड़ रही है? ये हमारे विचार में होना चाहिए। हम जब भी देश के स्तर पर पढ़ाइयाँ करते हैं तो हम सिलेबस में इन्हीं प्रश्नों से डील करते हैं कि पूरे देश के स्तर पर प्राइसिंग लेवल कहाँ पर है। तो आप इन्फ्लेशंस के बारे में अक्सर चर्चा करते हो, और इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज करना है उसके लिए आप आरबीआई के उठाए गए कदमों में से मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के मेजर्स को स्टडी करते हो। कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आप इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। इसके अलावा आप ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे कदम जो उठाए जाते हैं उनको समझते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के एंड पर जो फिस्कल पॉलिसी कदम उठाए जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर्स कर रही हैं, खर्चा कर रही हैं, वो खर्चे और गवर्नमेंट की जो आमदनियां हैं वो आमदनियां, इनसे जुड़े कदम आप समझते हैं। ओवरऑल जब भी हम देश के स्तर पर इकोनॉमी से डील करते हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर इन्फ्लेशन होता है। और इन्फ्लेशन कंक्लूड किया है हमने किसी चीज़ को स्टडी करके, ऑब्ज़र्व करके, कंसिडर करके, और वो हमने जैसे ऑब्ज़र्व किया है, स्टडी किया है, कंसिडर किया है, वो है पूरे देश के स्तर पर प्राइजेस, कि प्राइजेस किस तरह से मूव कर रहे हैं। ओके, तो दैट इज़ वाई जब आप मैक्रो इकोनॉमी को अप्रोच करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को अप्रोच कर रहे हैं, आप इन्फ्लेशन को पढ़ रहे हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, बिकॉज इन्फ्लेशन इज़ पर्टिकुलरली द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अ होल फॉर द नेशन। देशव्यापी स्तर पर आप देख रहे हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं कि घट रही हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? दूसरी तरफ आप देशव्यापी स्तर पर ये देखते हैं कि रोज़गार बढ़ रहा है या बेरोज़गारी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, क्या सिचुएशन है। आप इसको स्टडी करते हैं और आप देखेंगे कि उसी से जुड़े हुए फिर कदम उठाने पड़ते हैं सरकारों को। कदमों में ये कदम उठाए जाते हैं कि सरकार ये कोशिश करती है कि वो आरबीआई को कहे कि आप इंटरेस्ट रेट्स कम करें, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स को थोड़ा सा ईज़ करें, इंटरेस्ट रेट्स कम करें, ताकि ज़्यादा सस्ता लोन मिल सके कंपनीज़ को। और जब सस्ता लोन मिलेगा कंपनीज़ को तो कंपनीज़ उसे निवेश करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में, चाहे रियल एस्टेट के सेक्टर में, चाहे इंडस्ट्रियल आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर। जब पैसा निवेश होगा, जब इन्वेस्टमेंट होगा, तब अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस तरह से इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन जुड़े हैं आपस में। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा ऑफ मैनी टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स इन दैट इंडस्ट्री। आप जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, आपने नए स्टॉक ऑफ हाउस बढ़ाने शुरू किए, आपने नए बिल्डिंगें बनानी शुरू की, प्रोडक्शन बढ़ा दिया आपने बिल्डिंग्स की, तो अब आपको उतना ही सीमेंट चाहिए, उतना ही कंक्रीट मिक्सचर चाहिए, उतना ही आयरन रॉड, आपको सरिया चाहिए, आपको लेबर चाहिए, स्टोन चाहिए, एवरीथिंग। तो यू विल कंज्यूम मोर। सो व्हेन यू विल इन्वेस्ट मोर, यू विल प्रोड्यूस मोर। When you will produce more, you will consume more, and then you will not only consume these material things, simultaneously you will consume labor as well. बहुत ब्यूटीफुली जब मैं अभी आगे बढ़ूंगा ना, जब मैंने बताया कि मैं इनकम, नेशनल इनकम के पहले कॉन्सेप्ट कराऊंगा, वो जब मैं साइकिल्स बनाऊंगा, ये सब बहुत अच्छे से वहाँ समझ आएगा कि इसे हम किस में मानते हैं, रियल फ्लोज क्या है, मनी फ्लोज क्या है, ये टर्म्स जब हम समझेंगे। अभी तो मैं आपको ऑर्गेनिकली बात पूरी बता रहा हूँ कि आप ये समझ पाएँ कि हम क्या कह रहे हैं।
तो चीज़ें देखिए कैसे जुड़ी हैं। निवेश पैदावार से जुड़ा है, पैदावार खपत से जुड़ा है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन से जुड़ा है, प्रोडक्शन कंजम्पशन से जुड़ा हुआ है। ओके, ये चीज़ें आपको एक साथ होती दिखेंगी। और जब फिर कंजम्पशन हो रही है, आप ये चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर आप इसके लिए पे कर रहे हैं। तो देखिए आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से जुड़ा है, आपका कंजम्पशन आगे एक्सपेंडिचर से जुड़ा है, ये एक्सपेंडिचर हो रहा है आपका, और आपकी एक्सपेंडिचर किसी की इनकम बन रही है, तो एक्सपेंडिचर आपका उसकी इनकम है, तो फिर आपका कंजम्पशन से उपजा एक्सपेंडिचर, वो बना किसी की इनकम हुआ है, तो फिर वो भी डिमांड करेंगे, वो भी कंज्यूम करेंगे, तो वो भी आगे एक्सपेंडिचर करेंगे, वो फिर कंपनी की इनकम बनेगा। इस तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर का एक रिश्ता बनता है। इस तरह से इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और कंजम्पशन, देन अगेन इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन का एक रिश्ता बनता है। इकोनॉमी ऐसे वर्क करती है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमें लग रहा है कि बेरोज़गारी के हालात हैं, सरकार ने सेंट्रल बैंक से बातचीत की, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने ब्याज दरें घटा दी, सस्ती ब्याज दरों पर यानी कि चीप इंटरेस्ट रेट पे अब आपको क्रेडिट अवेलेबल है मार्केट में। कंपनियां उस क्रेडिट को इस्तेमाल करेंगी और मार्केट में इन्वेस्ट करेंगी। मार्केट में मान लीजिए कि रियल एस्टेट सेक्टर में प्रोडक्शन बूस्ट हुआ, और जैसे ही वो प्रोडक्शन बूस्ट हुआ तो वो मोबिलाइज़ करेगा किसको, कंजम्पशन को। वो चीज़ें कंज्यूम करना शुरू करेगा, चाहे रॉ मटेरियल है चाहे लेबर है, और जैसे ही वो ये कंज्यूम करेगा तो इनके बदले में वो पे करेगा, और वो जो उसके एक्सपेंडिचर्स होंगे वो उनकी इनकम होगी जो लोग अपनी सर्विसेज या अपनी गुड्स दे रहे हैं। तो उनके हाथ में जब इनकम आएगी, इसको कहते हैं रोज़गार बढ़ना। तो आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे जब आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए सरकार ने एक कदम ये उठाया कि उन्होंने सेंट्रल बैंक से ये कहा कि आप पॉलिसी ईजिंग की तरफ चलें, अभी मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग के स्टेटस में रहें अभी, ताकि देश के स्तर पर रोज़गार बढ़े, ताकि देश के स्तर पर डिमांड बढ़े। जब रोज़गार बढ़ेगा द पीपल विल क्रिएट डिमांड, और जब डिमांड बढ़ेगी तो उस डिमांड को सर्व करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ेगा। और इसी प्रोसेस के दौरान, यही वो प्रोसेस है जिसके दौरान गुड्स मोबिलाइज होंगी, सर्विसेज मोबिलाइज होंगी, एवरीथिंग विल मोबिलाइज। इकोनॉमी वर्किंग है, और इस वर्किंग स्टेट में जब इकोनॉमी होती है वो कुछ जनरेट करती है, उसे कहते हैं इनकम जनरेट करना। ओके, और यही हमें चाहिए होता है। तो कुल मिलाकर के इसीलिए बार बार मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब हमने पहले बात प्राइसिंग की और जब अब मैं बात एम्प्लॉयमेंट की कर रहा हूँ, कि कोई है जो एक फैक्ट्री, जो एक प्रोड्यूसर, जो एक इंडिविजुअल बायर के लेवल पे आके बात नहीं कर रहा है, जो ओवरऑल प्राइस, ओवरऑल प्रोडक्शन, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट को देख रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि आपकी अकेले की एक इंडिविजुअल की जॉब की रिक्वायरमेंट, जो कि बहुत माइक्रो लेवल पर होने वाली चीज़ है, आपकी एक इंडिविजुअल की जॉब रिक्वायरमेंट विच इज़ अ माइक्रो लेवल एक्टिविटी, आपको तो सिर्फ इतना ही मतलब है आपको नौकरी मिले, लेकिन इसे जब तक मैक्रो लेवल पे डील नहीं किया जाएगा तो नौकरियां पैदा कैसे होंगी, तो आपको मिलेंगी कैसे। तो आपकी तो मार्केट में जाने के बाद सिर्फ अपनी एक माइक्रो लेवल डिमांड होती है जिससे आपको अपनी वांट को सेटिस्फाई करना है। यू हैव मैनी वांट्स एंड यू वांट टू सेटिस्फाई योर वांट्स। इकोनॉमी कहती है कि आपको उसे सेटिस्फाई करना है, और आप उसके लिए चाहेंगे कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ कम से कम कीमतों पे मिल जाए। आपकी नहीं, आप हैं, यू आर द बायर इन द मार्केट, पर उसी मार्केट में देयर आर मैनी सेलर्स, आप उन्हें प्रोड्यूसर्स कह लीजिए। तो द सेलर्स, द प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट, उनका इंटरेस्ट क्या, आपका इंटरेस्ट है। यू हैव योर सेल्फ इंटरेस्ट विच इज़ वेरी माइक्रो लेवल इंटरेस्ट, इट इज़ लिमिटेड टू योर सेल्फ ओनली। अनदर पर्सन हैविंग his or her self interest, और that person is a seller or a producer, उसका इंटरेस्ट है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में बिके और उसको उसे बनाने में कम से कम खर्चा आए, तो उसके मुनाफे ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो बतौर बायर या बतौर कंज्यूमर, बाज़ार में आपकी रुचि इस बात में है कि बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ सस्ती से सस्ती मिल जाए। बतौर प्रोड्यूसर, बतौर सेलर, कंपनी का इंटरेस्ट इस बात में है कि कम से कम खर्चे पे ज़्यादा से ज़्यादा कीमत की चीज़ वो बाज़ार में लॉन्च करे।
आप तो दोनों अपने सेल्फ इंटरेस्ट से चल रहे हो और ये बहुत ही माइक्रो लेवल इंटरेस्ट है, ये बहुत ही माइक्रो लेवल इंटरेस्ट है। आप दोनों को इसके अलावा पड़ी किसी की नहीं है कि मेरे पिछले ग्राहक को आप ऐसे खड़े रह के वहाँ पे बाज़ार में कभी ये इंश्योर नहीं करेंगे कि उसे भी उसी सही कीमत पे मिली है ना चीज़। आप मुझे बताइए, आप करेंगे? अच्छा, कोई फैक्ट्री वाला, कोई रेहड़ी वाला, कोई दुकानदार ये इंश्योर करेगा कि उनकी भी बिक रही है ना अच्छी कीमतों पे चीज़? एक बायर को दूसरे बायर की पड़ी है क्या? एक सेलर को दूसरे सेलर की पड़ी है क्या? इन दोनों की किसी ना किसी को तो पड़ी होनी चाहिए ना, तभी तो बात बनेगी। वो है कोई जो ऊपर बैठ के देख रहा है, वो आका। ये दोनों माइक्रो माइक्रो खेलते हैं, वो मैक्रो मैक्रो खेलता है। आई बात समझ में? इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेस। तो वो जिसे तुम्हारे रोजगार की भी चिंता है, तुम्हें अपने की है, उसे सबकी है। वो जिसे तुम्हारी वांट सेटिस्फाई करने की चिंता है, तुम्हें सिर्फ अपनी वांट की है, उसे सबकी वांट की है। वो जिसे अपनी प्रोडक्शन की चिंता है, तुम्हें सिर्फ अपनी प्रोडक्शन की चिंता है, उसे सबकी प्रोडक्शन की चिंता है। तुम्हें ये होगा तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सर हम रियल लाइफ में ये देखना चाहते हैं, आ जाइए दिखा देते हैं। आप जब कभी एक ऐसे ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं जिस ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट्स खराब हुई हों और इधर से इधर से इधर से और उधर से चौरस्ता है, तो चारों तरफ से आने वाले वाहन में हर कोई ये चाह रहा है किसी तरह से मैं निकल जाऊं, बाकी अटके रहें। ऐसे में सोच के देखिए, कभी अगर गलती से आपको मौका मिल जाए गाड़ी निकालने का, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करेंगे कि नहीं? अपनी गाड़ी निकाल के और निकलते ही कहेंगे नहीं शुक्र है निकल गए, 2 घंटे नहीं खुलना है जाम। आप क्या कहेंगे? 2 घंटे नहीं खुलना, हम तो निकल गए भाई किसी तरह से। क्या आपने आगे निकलते ही गाड़ी रोक के बाकी सब निकल जाएं ये सुनिश्चित करना चाहा? आपका इंटरेस्ट आप तक सीमित है। यू हैव अ माइक्रो इंटरेस्ट, वेरी वेरी सेल्फ इंटरेस्ट। होना भी क्यों नहीं चाहिए? गलत क्या है इसमें? इकोनॉमी पाप पुण्य वाला खेला नहीं करती भाई, प्रैक्टिकल बात करती, साइंस है ना, तो होना भी चाहिए। लेकिन अब दूसरा सवाल, वहीं पर एक पुलिस ट्रैफिक वाला खड़ा है, उसका इंटरेस्ट क्या है? कि सब निकलें। आप में और उसमें फ़र्क जानते हो क्या है? आप भी खड़े हैं उसी चौक पे, आप इस फिराक में हो कि किसी तरह मेरी गाड़ी निकले, और वो इस कोशिश में है कि सबकी निकल जाएं, ट्रैफिक वापस से ऑर्डर में आ जाए, सब सेटल हो जाए। तो कोई चाहिए कि नहीं जो एक गाड़ी से ऊपर उठ के मैक्रो देखे, मैक्रो लेवल पे सब देखें। और अगर ऐसे ही होने लगा कि सब अपना अपना सोचें और मैक्रो लेवल के मैकेनिज़्म से हम ख़त्म कर दें, तो हर चौक चौराहे की व्यवस्था कैसी हो जाएगी? और थोड़े ही समय बाद अगर ये नियम ही हो गया, तो फिर तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा। फिर तो आदमी अपनी गाड़ियों में बम्पर की जगह वो लगा लगा के लाएगा आगे रॉड, और 2-2 4-4 आदमी लेके आया पड़ेगा कि उस चौक से तो ज़ोर से ही निकला जाता है, हम निकल के दिखाएंगे आज। क्या ऐसी सोसाइटी वर्क करती है? ऐसे सोसाइटी कैन नॉट वर्क। मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, आप चाहते हैं ऐसी सोसाइटी? मुझे नहीं लगता है आप चाहते होंगे। तो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि जब हम माइक्रो लेवल पर चीज़ों से डील करते हैं, जिसमें इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल हो सकता है, या इंडिविजुअल एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी, एनीबडी, एक कंपनी, एक फैक्ट्री, एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का कोई ग्रुप मिलके कुछ बना रहा है, दे हैव माइक्रो लेवल इंटरेस्ट in context of demand, their demand, in context of supply, their supply of their product, in context of prices जो इनको खुशी दें। तो इनके ये कंसर्न्स हैं, लेकिन ऐसे नहीं चलती इकोनॉमी। किसी के इससे अलग कंसर्न्स भी हैं, दैट इज़ डिमांड ऑफ एवरीवन, दैट इज़ सप्लाई फॉर एवरी वांट, दैट इज़ प्राइस फॉर एवरी गुड, फॉर एवरी सर्विस, दैट प्राइस एज अ होल। ओके, यहाँ से हम बात कर रहे हैं आज, हम इस दिशा में सोचने के लिए आपको मजबूर करना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी में कभी आप बाबा ना करें जब आपसे कोई मैक्रो माइक्रो के फ़र्क। तो जब आप आरबीआई को पढ़ते हैं, गवर्नर का स्टेटमेंट, जब आप एक्सपर्ट्स की राय द हिंदू में, टाइम्स ऑफ इंडिया में और हिंदुस्तान टाइम्स में या किसी भी अखबार में, बेहतरीन अखबार है, मैं किसी का यहाँ पे प्रचारक नहीं हूँ, आप वट एवर भी द सोर्स आप जहाँ भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भारत में अभी आर्थिक मंदी का दौर नहीं आएगा, क्योंकि भारत मैक्रो इकोनॉमी में अभी स्ट्रॉन्ग है।
तो वो ये कहते हैं भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। तो अब आप सोचते हैं ये कौन से फंडामेंटल, ये मैक्रो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कैसा होता है भारत, कि हो सकता है किसी एक आधी गुड एंड सर्विस में, किसी एक आधे सेक्टर में अभी टर्बुलेंस चल रहा है, बट ओवरऑल द इन्फ्लेशन, ओवरऑल द एम्प्लॉयमेंट, ओवरऑल द आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज मोर और लेस स्टेबल, नथिंग टू वरी अबाउट। अगर कुछ भी इससे आगे हुआ तो आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं इफ समथिंग मोर विल हैपन टू द इकोनॉमी वी आर विजिलेंट, वी विल टेक ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन। वो ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन भी सिखाऊंगा, तुम गवर्नर बना दूंगा आरबीआई का, मजाक नहीं कर रहा। वैसा बन के पढ़ोगे तो उनकी बातों को समझोगे ना, तो ही ना एमसीक्यू सॉल्व करोगे, नहीं तो रटोगे बस। और बात ऑर्गेनिक क्वेश्चन आ रहा है एकदम, और इकोनॉमी क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, ऑर्गेनिक, बिल्कुल सिचुएशन डाल रहे हैं और आपको आंसर कर रहे हैं उसका। ओके, तो दैट इज द सिनेरियो। सो हमारे दूसरे ही क्वेश्चन से मुझे लगता है मैं काफ़ी समझ विकसित कर पाया आपकी। ये है ब्यूटी एनसीईआरटी सवाल डालती है और लोगों को ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी में मैटर कम सवाल ही सवाल होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी शिक्षक के द्वारा पढ़ने वाली पुस्तक है ना भाई। उन्होंने खुद लिखा होता है ना प्रीफेस में, आगे शुरुआत में इंस्ट्रक्शंस में कि इसको कैसे पढ़ना है। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, जो वो आपको पढ़ा रहा है, कि उन प्रश्नों के वाया वो आपको एक यात्रा पे लेके चले कि आप समझें कि कहना क्या चाहते हैं। सटीक सवाल पूछना ही बहुत बड़ी बात है और वो सटीक सवाल करती है। उसका अगला सवाल है व्हाट वुड बी रीजनेबल इंडिकेटर्स टू शो द इकोनॉमी इज बेटर और वर्स। ऐसे कौन से रीजनेबल इंडिकेटर्स होंगे जो ये दिखाएंगे कि इकोनॉमी बेटर है या वर्स है। तो एक तो बहुत बड़ा रीजनेबल इंडिकेटर आप सब जानते ही हैं, जो मैंने चैप्टर का नाम लिखा है, नेशनल इनकम, जीडीपी। आप इसे मानते हो कि रीजनेबल इंडिकेटर की नहीं, मेन एटम ही यही है ना। एटम शब्द ये कैसा शब्द है, मतलब ना आइटम बोला ना एटम वाला, एटम फिजिक्स वाला, दिस इज नॉट द ठीक, मेन एस्पेक्ट ही यही है। ओके, ऐसे शब्द बेटा इस्तेमाल नहीं करने, एटम उटम, वो तो गली मोहल्ले में जब हम शाम को कोई हो तो तब ऐसी बातें करनी, डेकोरेटेड मैनर में नहीं। मेन तो आइटम ही यही है ना, जीडीपी। आप इसी को एक इंडिकेटर के तौर पे लेते हो, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, और फिर धीरे धीरे हम दूसरे आंकड़ों की ओर बढ़ते हैं, प्राइजेस ऑफ द गुड, द इन्फ्लेशन, अनदर एम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट, तीसरा वर्क पार्टिसिपेशन रेट, फिर उसके ऊपर एक्सपेंडिचर्स कैसे हो रहे हैं देश के स्तर पर, अभी कितना खर्चा किया जा रहा है। अगला लिक्विडिटी कितनी है, लिक्विडिटी कैसी है, स्टेटस क्या है लिक्विडिटी का, कितने लोन्स लिए जा रहे हैं, कितना कंजम्पशन हो रहा है, सेविंग्स रेट क्या है इस समय देश में। ये सारे आंकड़ों को हम स्टडी करते हैं और वो सारे आंकड़े आप देखें तो इसी में आके समा रहे हैं, इसी में आके समा रहे हैं। अगर आप अच्छा कंज्यूम कर रहे हैं और आप ठीक ठाक सेव भी कर रहे हैं, इट मीन्स यू हैव गुड अर्निंग सोर्सेस। इसका मतलब आपको अर्निंग्स हो रही हैं, इनकम है, इनकम हो रही हैं, तो इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ कंजम्पशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन, तो इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अब किस किस सेक्टर में हो रही हैं, किस किस दिशा में हो रही हैं, इसे देखा जाए। क्या सभी के स्तर पर इनकम लेवल बेटर चल रहा है, तो फिर हम धीरे धीरे सारी चीज़ों में आते हैं और जहाँ कुछ खामियां हैं उन्हें करेक्ट करते हैं। जैसे अगर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है तो उसे ठीक करेंगे, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसे ठीक करेंगे, कोई सेक्टर अगर बहुत अंडर परफॉर्मिंग चल रहा है तो फिर उस पर स्टडी करेंगे, उस पर बात करेंगे। वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अल्टीमेटली मैक्रो इकोनॉमी के बिना ये नहीं हो सकता, इसलिए तो हम ये करते हैं, इसलिए तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज व्हाट स्टेप्स इफ एनी कैन द स्टेट टेक। स्टेट का मतलब यहाँ पर सोसाइटी कहिए या गवर्नमेंट, सिंपल स्टेट यहाँ पर वो शब्द है। तो फिर व्हाट स्टेप्स इफ एनी, अगर कोई कदम उठाना भी है तो फिर वो क्या कदम है जो राज्य उठा सकता है, और द पीपल आस्क फॉर, या फिर राज्य से लोग कहें कि ये कदम उठाइए आप, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन से कदम उठाने को कहेंगे राज्य को, या फिर राज्य स्वयं उठा रहा है तो कौन से कदम उठाएगा इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की हालत सुधारने के लिए फिर जनमानस क्या मांग करे सरकारों से कि क्या कदम उठाइए, या फिर सरकारें ही क्या कदम उठाएं।
तो जनमानस सरकारों से मांग क्या करेगा? जो हर रोज अखबारों की मांग है कि बेरोजगारी दूर करिए। चलिए मैं आपको जनमानस बनाता हूं और फिर आपसे पूछता हूं कि सरकारें ऐसा क्यों कहती हैं अपने मैनिफेस्टो में। आप मुझे बताइए, आप क्या मांगते हैं? आप मांगते हैं रोजगार, तो आप क्या कहते हैं? बेरोजगारी दूर करिए। मांगते हो कि नहीं? अच्छा, दूसरा आप क्या मांगते हो? महंगाई दूर करिए, इन्फ्लेशन। अच्छा, तीसरा आप क्या मांगते हैं? मंदी दूर करिए। मंदी, काम नहीं चल रहा, धंधे नहीं चल रहे, मार्केट को दोबारा से सेटल करिए, एक बार बूस्ट करिए, डिमांड सप्लाई स्टेब्लिश हो, है ना? तो मंदी दूर करिए, महंगाई दूर करिए, बेरोजगारी दूर करिए, आमदनी बढ़ाइए, हमारी जेब में पैसा डालिए, अच्छा जीवन स्तर हो, बेहतर जीवन दीजिए। सरकार निवेश करे, क्वालिटी ऑफ लाइफ दे। स्ट्रीट लाइट नहीं है, सड़कें नहीं हैं, बैठने को अच्छी पार्क नहीं है, एक्सरसाइज करने को अच्छी जगहें नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, ऐसी चीज़ें आप उनसे मांगते हो। आप सरकार से निवेश मांगते हो, खर्चा करना मांगते हो कि हमें बेहतर जीवन दीजिए। तो अल्टीमेटली आप अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें, उसके लिए देश भर के स्तर पर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हों, आप इसकी मांग करते हो। आप ये कहते हो कि देखिए अनाज नहीं है, डिपुओं पे मिल नहीं रहा, राशन समय से नहीं मिल रहा, एक एक चीज़ खाने पीने वाली इतनी महंगी हो गई है, या फिर उसकी मात्रा घट चुकी है, या फिर कंटेमिनेशन हो चुका है। आप अब की वांट सेटिस्फाई हो, इसके लिए आप गुड्स एंड सर्विसेज की आउटपुट मांगते हो। आप स्थिर कीमतें मांगते हो, आप रोजगार मांगते हो, आप एक चलती हुई अर्थव्यवस्था मांगते हो, मंदी दूर भगाओ ऐसा मांगते हो। आप ये सब मांगते हो तो सरकार इसी दिशा में कदम उठाती है, और सरकार फिर इसी दिशा में जब कदम उठाती है तो वही सारे कदम चैप्टर बन बन के इस किताब में। इस किताब में एक चैप्टर क्या है? सरकार के कदम। क्या है? कदम। उन्हीं कदमों को पढ़ेंगे ताकि तुम भी सरकार बन जाओ। नीतियां ही बनानी आगे जाके कि नंबर लेने हैं, खाली रट्टेबाज थोड़ा ना बनना है। तो दैट इज द थिंग। तो 4 क्वेश्चन क्लियर। तो यहां से हम अपने चैप्टर को अप्रोच कर रहे थे इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग को। सवाल पहला था, विल द प्राइसेस एज अ होल राइज और कम डाउन? This is the question. So these are the questions associated with the health of the country's economy as a whole. What are the questions associated with the health of the country's economy? If you want to ascertain the health of the economy of the country, then you need to must consider these questions. There are many questions, but you need to must consider these questions. The question number 1 is, will the prices as a whole rise or come down? Second number question, is the employment condition of the country as a whole or of some sectors of the economy getting better, or is it worsening? Question number 3, what would be reasonable indicators to show the economy is better or worse? And the question number 5, what steps can the state take in order to improve the state of the economy? Okay, these are the questions that you need to discuss if you want to discuss the health of the economy of your country. Okay, is that clear? कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? Next is, if we consider the economy of a country, अब यहाँ से शुरुआत हो रही है एग्जैक्ट कि हम कर क्यों रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं। If we consider the economy of a country as a whole, it will appear that the output levels of all the goods and services have a tendency to move together. This is very important line. Output levels of all the goods and services have a tendency to move together. Okay? हम मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि आउटपुट लेवल सभी गुड्स और सर्विसेज के एक साथ ही मूव करते हैं। चढ़ेंगे तो एक साथ, गिरेंगे तो एक साथ, बढ़ेंगे तो एक साथ, हटेंगे तो एक साथ। आई बात समझ में? आउटपुट लेवल ऐसे काम करते हैं। कैसे? ध्यान से समझो। जब मैं यहाँ पर आउटपुट लेवल्स की बात कर रहा हूँ तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ टेक्निकली? आउटपुट लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज द प्रोडक्शन। Output level associated with the prices of goods and services, output level associated with the employment. Okay, so output level here word is a comprehensive word covering 3 aspects: that actual output of goods and services, prices of those goods and services, employment associated with those goods and services, यानी कि employment associated to produce those goods and services. These 3 things, okay,
ये 3 चीज़ें हैं जो मूव करने की टेंडेंसी रखती हैं, इकट्ठे मूव करने की टेंडेंसी रखती हैं। ये इनकी खासियत है। इसका हमें बेनिफिट होता है। फिर इसका बेनिफिट ये होता है कि आप इकोनॉमी के अंदर इंडिविजुअल आइटम की आउटपुट, इंडिविजुअल आइटम की प्राइसिंग, इंडिविजुअल आइटम की से एसोसिएटेड एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करने के लिए मजबूर नहीं होते। आप एम्प्लॉयमेंट को, आप प्राइजेस को, आप आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज को सिंप्लीफाई करके स्टडी कर सकते हो इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए। वो कैसे? क्योंकि आप ये समझ चुके हैं कि ओवरऑल अब यहाँ पर एक इमेजिनरी एस्पेक्ट के वाया चलेंगे हम। आप ये समझ चुके हैं कि ओवरऑल अगर किसी एक आइटम में प्राइस बढ़ा दिखा है, मान लीजिए किसी एक आइटम में प्राइस बढ़ा दिखा है, तो ओवरऑल देश के स्तर पर प्राइजेस बढ़ ही रहे हैं। ओवरऑल अगर किसी एक फील्ड में एम्प्लॉयमेंट बढ़ती दिखी है तो देश के स्तर पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ ही रही है, ऐसा हम मानेंगे। ओवरऑल अगर किसी एक आइटम की प्रोडक्शन बढ़ती दिखी है तो देश के स्तर पर प्रोडक्शन बढ़ ही रही है। समझ में आई बात? क्योंकि आप ये मानते हैं कि जो आउटपुट लेवल्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो इकट्ठे मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं, इकट्ठे मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है। फिर हम इस स्टेप को और अच्छा बनाएंगे जब हम एक मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमी को कंसिडर करेंगे। जब हम मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमी को कंसिडर करेंगे हम इस स्टेप को और कॉम्प्रिहेंसिव बना देंगे। बट सबसे पहली चीज़ तो ये है, आई बात समझ में? मतलब आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि शुरुआत में उस कंट्री में सेक्टर ही एक है, चाहे आप उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर मानिए, चाहे एग्रीकल्चरल सेक्टर मानिए या सर्विस सेक्टर। मान लीजिए कि एक ही सेक्टर है और तो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसी सेक्टर में प्रोड्यूस हो रही हैं। प्राइजेस जो हैं गुड्स एंड सर्विसेज के उसी सेक्टर से एसोसिएटेड गुड्स एंड सर्विसेज के हैं। एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड हो रही है उसी सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड हो रही है। तो ओवरऑल ये माना जाता है कि अगर आउटपुट लेवल ऑफ द गुड्स, सपोज कीजिए कि देश में एग्रीकल्चर सेक्टर ही है प्राइमरी सेक्टर, तो अगर ये ओवरऑल माना जाए कि सपोज कीजिए कि आउटपुट लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर गुड इज़ इम्प्रूविंग, तो हम उससे ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि द आउटपुट लेवल ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ इम्प्रूविंग। ओके, अगर और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए आपको ये पता लग रहा है कि द एम्प्लॉयमेंट associated with this particular agricultural product is improving, तो हम ये मान लेते हैं कि ओवरऑल द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज इम्प्रूविंग। ओके, अगर हम ये मान करके चलते हैं कि प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज यू कैन से इंक्रीजिंग, तो ओवरऑल प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आर in prices of agricultural commodities are increasing. okay, because ये इस धारणा पर आधारित है कि जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया कि अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है। अब ये हमने सिंगल सेक्टर लेवल पर बात की, मल्टी सेक्टोरल लेवल पर हम इसको सेटल कर लेंगे, वी विल सेटल इट। पहले आपको दिमाग में इस बात को समझना ज़रूरी है, जो बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा इस हिसाब से कि ये कैसे काम करता है। देखो ध्यान से समझो, हम इसको थोड़ा सा मल्टी सेक्टोरल मैनर में समझने की बात करते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर की आउटपुट को बढ़ा रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? आप इसे प्रैक्टिकली मानेंगे, अभी थ्योरेटिकली नहीं होगा ये। सपोज़ कीजिए कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा दिया आपने, तो इसका एक आउटकम क्या निकल करके आएगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। उसके दो मेजर रीजंस हैं। पहला मेजर रीज़न ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को पहले के मुकाबले इजीली लार्ज अमाउंट में रॉ मटेरियल मिल जाएगा एज अ प्राइमरी गुड। जैसे मान लीजिए कि जूट इंडस्ट्री है, या फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या फिर सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या वुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या मान लीजिए रबर इंडस्ट्री है, व्हाटएवर बी द इंडस्ट्री इज, राइस मिल है, कुछ भी इंडस्ट्री है,
व्हीट मिल है, व्हीट फ्लोर है, मिल फ्लोर लगा हुआ है, फ्लोर मिल लगी है, ये सबका प्रोडक्शन बढ़ेगा अगर मान लीजिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बूस्ट करता है तो, क्योंकि इनको पहले के मुकाबले ज़्यादा अमाउंट में गुड्स मिल जाएंगी कम कीमतों पर, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने से ये होता है, तो नेचुरली अपनी प्रोडक्शन बूस्ट करेंगे। दूसरी एक बात क्या होगी, देखिए अगर आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ी है तो इसका मतलब आपके पास सरप्लस आया है, आपके पास सरप्लस आया है, तो वही सरप्लस एक्चुअली इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल है ना, एज अ कंज्यूमर गुड, इंडस्ट्री उसे ही रॉ मटेरियल के तौर पे कंज्यूम करेगी, तो इस कारण से भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ना है। दूसरी बात, आपके पास सरप्लस है, आप इसे बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, इस पैसे से आज आप डिमांड ही ना क्रिएट करोगे, आप ज़्यादा कपड़ा खरीदोगे, चाहे कॉटन का खरीदो या सिल्क का या वुल का, है ना, आप गाड़ी वाहन मोटरसाइकिल वगैरह खरीदोगे तो टायर भी चाहिए, स्टील भी चाहिए, ग्लास भी चाहिए, रेक्सीन भी चाहिए, फोम भी चाहिए, सीटें बनानी है, सब कुछ चाहिए, समझ। तो आपकी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में आप हैं तो प्रोडक्शन बढ़ने से आपकी आमदनी बढ़ रही है, और आपकी बढ़ी हुई आमदनी मांग बढ़ा रही है, और दूसरा आपका बढ़ा हुआ प्रोडक्शन सरप्लस है तो वो अवेलेबल हो रहा है बतौर रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को, तो एक सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा, दूसरे सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा, दिख रहा है आपको, देखिए आप इसे नकारिए, आपने जो अभी तक पढ़ा उसके वाया ये आपने सीखा है, और ये होता है तकरीबन तकरीबन, एक्सेप्शंस हैं वो अलग बात है, पहले तो हम फिनोमेना समझ रहे हैं ना, वो तो ऐसा ही है ना, ओके। अच्छा दूसरी तरफ चलिए अब आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये दोनों सेक्टर्स में अगर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये हो ही नहीं सकता कि सर्विस सेक्टर ना बढ़े, क्योंकि खेतों से फैक्ट्री तक ज़्यादा चक्कर लगेंगे ट्रक वालों के, और ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर का पार्ट है। किसान को खेतों के लिए और इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्री के लिए पहले के मुकाबले ज़्यादा कैपिटल चाहिए, पूंजी, तो ज़्यादा रोल प्ले करेगा बैंक, ज़्यादा मनी लैंड करेगा, ये सर्विस सेक्टर है। इंडस्ट्री के पास और एग्रीकल्चर कम्युनिटी के पास, दोनों के पास पहले से मुकाबले ज़्यादा काम आमदनी है, तो सेविंग्स हैं, तो उसके लिए भी उन्हें बैंक्स की ज़रूरत है। अब ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, ज़्यादा कमर्स हो रहा है, तो उसे इंश्योर भी कराना है, तो इंश्योरेंस की ज़रूरत है। अब आप ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों ही प्लेयर्स, तो इसके लिए कई तरह के एग्रीमेंट्स हैं, ट्रेड डील्स हैं, इनके लिए कानूनी सेवाएं, एग्रीमेंट्स, पैक्ट, वकालतनामे, ये सब चाहिए आपको, तो यू नीड लॉयर सर्विसेज एज वेल, यू नीड मोर इंजीनियर्स, यू नीड मोर मैनेजर्स, यू नीड एवरीवन, आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, और ये सब चीज़ें किसे बूस्ट करती हैं, द सर्विस सेक्टर, तो देखिए वो भी बूस्ट हो रहा है। तो हमने जो भी स्टेटमेंट पढ़ी कि हम इकॉनमी में ऐसा देखते हैं, और फिर देखने ही के बाद हम मान के चलते हैं कि जो आउटपुट लेवल्स हैं वो टुगेदर मूव करते हैं, वो टुगेदर मूव करते हैं, चाहे बात आप आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज के केस में कर लो, चाहे आप प्राइसेस की बात कर लो, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर लो, इस तरह से ये मूव करते हैं, ओके। अब आ जाते हैं दूसरे हेडिंग पे, आपको प्रमाण देते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ गए, तो चलिए मुझे जवाब दीजिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ेंगे कि नहीं? इंडस्ट्री क्या कह रही है, पीछे से हमें जूट, पीछे से हमें कपास महंगा मिल रहा है, तो कॉटन महंगा मिल रहा है तो यार्न महंगा है, यार्न महंगा है तो आगे टेक्सटाइल महंगा है, टेक्सटाइल महंगा है तो गारमेंट महंगे, अपैरल्स, हो गया महंगा सारा। अच्छा अब ये सारे अगर महंगे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, मान लीजिए आपकी एग्रीकल्चर के प्राइसेस बढ़ गए, इंडस्ट्री के प्राइसेस बढ़ गए, दोनों के प्राइसेस बढ़ गए, तो अब यही इंडस्ट्री है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिफ़ाइन कर रही है ना, तो यहीं से रिफाइनरियों से निकल करके आ रहा है ईंधन, तो लॉरी वालों ने, ट्रक वालों ने भी कीमत बढ़ा दी, ट्रांसपोर्ट की, खर्चा बढ़ गया उनका भी, है कि नहीं? इस तरह से आप देखिए प्राइसेस भी रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं कि दे आर मूविंग टुगेदर, क्योंकि ईच एंड एवरी गुड इज अल्टीमेटली इंटरमीडिएट गुड और रॉ मटेरियल और समथिंग एल्स फॉर द अदर सेक्टर, तो उस पर कुछ भी असर आएगा तो दूसरे पे भी असर आ रहा है। आई बात समझ में? ये एक ओवरऑल स्टोरी की तरह काम करता है। लेकिन मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमी में ऐसा होता है, इसको समझ के देखिए कि मान लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि भाई इंडस्ट्री सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा साइमल्टेनियसली।
इट इज़ नॉट नेसेसरी कि साइमल्टेनियसली ही सर्विस सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आई बात समझ में? इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये स्टोरी अलग अलग सेक्टर वाइज भी चलती है, इसके लिए ही हम इंटरसेक्टोरल रिलेशंस को भी स्टडी करते हैं, हम इनकी इंटरडिपेंडेंस को भी स्टडी करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन ओवरऑल ये सिनेरियो वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, इसको ऐसे वर्क करता देखते हैं कि अब हम जब सेक्टर स्पेसिफिक हो जाएं तो फिर समझो, आ जाओ। जब सेक्टर स्पेसिफिक हो जाएं तो फिर कैसे चलेंगे। अब आप 3 सेक्टर लेकर चलिए सिर्फ अलग अलग, और तीनों सेक्टर से एक एक कमोडिटी उठाइए, तीनों सेक्टर से एक एक कमोडिटी उठाइए। तो आपने एग्रीकल्चर के पूरे सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कमोडिटी चुन ली एग्रीकल्चर सेक्टर से, पूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कमोडिटी चुनी आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर से, और पूरे सर्विस सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कमोडिटी चुनी आपने सर्विस सेक्टर से। चुन ली तीनों से, वहाँ से एक सर्विस, यहाँ से कमोडिटीज़ चुन ली। तो ऑथर ये कहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की वो एक कमोडिटी की बढ़ी हुई कीमतें, उसकी बढ़ी हुई प्रोडक्शन और उससे जुड़ा रोजगार पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के सिनेरियो को बयान कर देगा, पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के सिनेरियो को बयान कर देगा कि दैट सिंगल कमोडिटी इज केपेबल इनफ टू रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर एज ए इंडस्ट्री, एज अ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी in context of the output in goods and services, the price levels and the employment level. Okay? जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप ये कहते हैं कि पहले के मुकाबले अब एग्रीकल्चर सेक्टर में चावल उगाने के लिए कम लेबर की नीड है। तो इसका मतलब चावल जो है, यानी कि धान, पैडी, ये क्या हुआ, पैडी जो है वो कैपिटल इंटेंसिव हो गया, मतलब वो मशीन की मदद से हो रहा है, ज़्यादा कैपिटल लग रहा है उसमें, मैकेनाइजेशन हो गया। तो अगर उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो आप देखेंगे ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर में तमाम कमोडिटीज़ कम एम्प्लॉयमेंट से ही प्रोड्यूस की जा पा रही हैं। तो आप देखेंगे कि अगर पैडी थ्रेशर आता है तो फिर मेज़ थ्रेशर भी आ जाता है, सभी थ्रेशर आने लग जाते हैं। मक्की का थ्रेशर आ गया, चावल का थ्रेशर आ गया, गेहूं का थ्रेशर आ गया, उधर जीरे का भी आ गया, सबके, सरसों, ये वो सबके आ जाते हैं। आप नोटिस करके देखिए ना, हर फील्ड में ही आ जाता है। तो हर तरफ ही रोजगार, एग्रीकल्चर में चारों तरफ ही रोजगार घटा हुआ है। तभी तो ओवरऑल एग्रीकल्चरल लेबरर ओवरऑल बैठ के रो रहा होता है कि हमें एक ही टैलेंट था खेती बाड़ी, और खेती बाड़ी तो अब यहाँ पर मशीन प्रधान है। तो ये तब आप उसको ये नहीं कह सकते कि 2 ही फसलों में मशीनें हैं, तीसरी में तुम रोजगार ले लो। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, ओवरऑल अब मशीनों का ही बोलबाला है। वो कहते हैं किसान ट्रैक्टर से खेती जोत लेता है खेत, अब वो पहले जैसी ज़रूरतें उसी उतनी रही नहीं हमारी। समझ में आई बात? तो लेकिन दूसरी तरफ आप किसी दूसरे रीजन में जाइए, वहाँ पर अगर आज कोई भी एक भी क्रॉप लेबर इंटेंसिव है कि उस क्रॉप को उगाने के लिए ज़्यादा लेबर की नीड है, तो ओवरऑल उस रीजन में जितनी टोटल फार्मिंग हो रही है वो लेबर इंटेंसिव है, वो लेबर इंटेंसिव है। आई बात समझ में? तो जब हम सेक्टर स्पेसिफिक होकर के चले तो तीनों आउटपुट्स का लेवल मैनेज हो गया, मतलब तीनों आउटपुट्स टुगेदर वर्क करती हैं, ये प्रूव हो गया। जैसे अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर में मान लीजिए कोई एक कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ओवरऑल आप समझ लीजिए कि किसानी की लागत मूल्य बढ़ रहे हैं, किसानी के लागत मूल्य बढ़ रहे हैं, खेती महंगी हो रही है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की, रूपाली, उस क्रॉप की कीमतें इसलिए बढ़ी। किसान का कभी बयान सुनना कि किसान कहेगा कि भाई लेबर महंगी हो गई है, डीजल महंगा हो गया, बिजली महंगी पड़ रही है हमें, ट्रैक्टर का किराया भाड़ा पहले से ज़्यादा देना पड़ता है, वो महंगा हो गया है, कंबाइन हार्वेस्टर थ्रेशर जो चलाते हैं हम वो महंगा हो गया है, खाद महंगी हो गई है जी, बीज महंगा हो गया है, खरपतवार महंगा हो गया है, कीटनाशक महंगा हो गया है। तो आप कभी भी किसान के मुंह से सुनेंगे तो वो ये कहेगा ये तकरीबन ये सब हमारा महंगा हो गया है, और ये सब किसान की लागत है, ये इनपुट है किसान की। वो बात अलग है कि सारी फसलें एक कीमत के लेवल पे नहीं आई,
पर सारी अपनी अपनी पिछली कीमतों से चढ़ी होंगी। ओवरऑल वो सेक्टर जो है, उस सेक्टर की अगर कमोडिटी कोई आपने ली है जो सेक्टर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है वो कमोडिटी, तो उसकी बड़ी कीमतें, इस बात का इंडिकेटर माना जाता है कि ये सेक्टर में कीमतें बढ़ी हुई आ रही हैं, महंगाई दिख रही है। क्योंकि पता करो क्या चक्कर हुआ है, तो पता करेंगे तो फिर कहेंगे सर इनकी लागत बढ़ा हुआ है जी। तो इसलिए फिर सरकारें इस बात पे ध्यान देना शुरू कर देती, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन तो फिर सरकार ही है, तो फिर सरकार ये इस बात पर ध्यान देना शुरू कर देती है कि भाई ऐसा है कि इस किसान की आमदनी दुगनी करनी है, पर कंज्यूमर को बेनिफिट देने के लिए चीज़ें सस्ती भी करनी है, कैसा करें। उसके लिए वो फिर सारे सॉल्यूशंस बनाते हैं, उसके लिए सारे सॉल्यूशंस फिर बनाए जाते हैं कि कैसे क्या करना है। तो मार्केट रेगुलेशन ज़्यादा है तो धीमा करो, बीच में आड़ती है कमीशन ज़्यादा है तो फिर उसको करेक्शन करते हैं, कानून लेकर के आते हैं। प्रोडक्शन बॉटलनेक्स हो रखे हैं, प्रोडक्शन किसान ज़्यादा कर सकता है लेकिन अटका हुआ है, क्योंकि पैसा जो है उसे महंगे ब्याज पे मिल रहा है अनइंस्टीट्यूशनल लेंडर से। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेंडिंग एजेंसीज लेकर के जाओ उसके पास। प्राइवेट इरिगेशन कर रहा है तो डीजल महंगा पड़ रहा है, सस्ती ऊर्जा पहुंचाओ, बिजली इलेक्ट्रिफिकेशन करो गांव का यार, वहाँ पर नहरी पानी पहुंचाने की कोशिश करो। अगर ज़मीन बराबर है और नदियाँ नहरें हैं तो नहरी पानी पहुंचाने की ज़रूरत है, पहुंचाओ वहाँ पर। बेटर फार्मिंग मेथड सिखाओ इनको यार, इनको बताओ कि मॉइस्चर कैसे रिटेन, ये सब करके सरकार ने, पहले मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, सरकार जागी ही क्यों, ये सब क्यों करा उसने? तो पहले उसने एनालाइज किया इकोनॉमी को। एनालाइज करने के लिए हर किसान के घर घर जाके अभी सुखिया क्या उगा रहा है भाई, तो मैं तो ये उगा रहा हूँ, सस्ता उगा रहा है महंगा उगा रहा है जी, मैं तो महंगा उगा रहा हूँ, ओहो ये तो महंगा उगा रहा है, चलो दूसरे घर चलते हैं, चलो तीसरे घर चलते हैं, चलो। अबे उसी गांव के किसान हैं और फिर सारे क्षेत्र के किसान हैं, ओवरऑल किसान हैं देश के, मोटा मोटी कहानी तो वही चल रही है। तो इसके लिए हम एनालिसिस ऑफ इकोनॉमी करने के लिए, इकोनॉमी की स्टेट जानने के लिए, दशा क्या चल रही है जानने के लिए हम सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को। और सिंप्लीफाई ऐसा करते हैं कि हम हाव भाव पता लगा लेते हैं। उसके लिए हर आइटम, हर फार्मर, हर पर्सन के पास जाना जरूरत नहीं है, वरना 15-15 साल बाद आंकड़े आया करेंगे। मतलब जैसे तारे की रोशनी, कुछ तारों की रोशनी पृथ्वी के बनने से पहले छूटी थी, पृथ्वी खत्म होने के बाद पहुंचेगी। समझ रहे हो मेरी बात? उन तारों की रोशनी तब निकली थी जब पृथ्वी बनी नहीं थी, अभी पहुंची नहीं, अभी तक पहुंचेगी जब पृथ्वी खत्म हो जाएगी। कुछ तारों की रोशनी तब निकली थी जब पृथ्वी बनी नहीं थी, आज रात को पहुंचेगी। कुछ तारों की रोशनी तब चली थी जब पृथ्वी जस्ट बनी थी, और कल मिलेगी आपको। और कुछ तारों की रोशनी जो आज देखोगे ना शाम को, वो उस दिन की है जिस दिन पहली बार बिग बैंग के बाद पहला तारा बना था। ये तो वैसी ही बातें हैं। मतलब ऐसा हो गया कि आज हालात आज है किसान के, लगे घुस के आंकड़ा इकट्ठा करने सबका देश भर में। ये तो सेंसस भी नहीं हो पाता ऐसे, तो वो भी 10 साल बाद करते हैं अपन जनगणना, लगे घुस के आंकड़ा इकट्ठा करने, और आ गया आंकड़ा 15 साल बाद। तब तक किसान कह रहा मैंने तो भाई किसान नहीं छोड़ के ढाबे डाल दिए थे 3, अब तो मेरी दिन दोगुनी रात चौगुनी, कौन सा आंकड़ा लेके आ गया तू भाई? मेरे तो बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद विदेश चले गए, वो तो 2 मेरे पोते पोतियां हैं। ऐसे नहीं चलती सोसाइटी। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई फ्यू थिंग्स, वी नीड टू चेक द इकोनॉमी, इट्स हेल्थ, इट्स स्टेटस, वी नीड टू स्टडी इट इन अ वेरी रियल मैनर। लाइव असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट। और वो असेसमेंट कैसे होगा? फ्यू थिंग्स आर रिफ्लेक्टिंग द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, we need to identify those things which can overall reflect the health of output of goods and services, the prices of the goods and services, employment associated with those goods and services, so that we can do corrective measures, so that we can induce the steps to improve it further and to make it to reach to the optimum level. That's why government is working all the time. Government is a machinery, it's an institution which is working 24 hours, 7 days. ये रेस्ट पे नहीं होती कभी भी, मैं आपको बता दूं बात। आपको ऐसा लगता है कि रेस्ट पे चल रहा है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। और 24 घंटे चल रहा है काम, वैसे ही चल रहा है काम। ओके, आंकड़े जुटाए जा रहे हैं और बिल्कुल निचले लेवल से। बिल्कुल आप मुझे पूछे सर मैंने नहीं देखा होते हुए जी, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको कैसे नहीं होता है।